pull you through even a state election. Anyway, let's ask Mr. Faruqi. आसिफ फारूकी साहब इस वक्त हमारे साथ हैं. आसिफ फारूकी साहब नमस्कार. आसिफ फारूकी साहब, guest is lost. Oh, he's lost. So let's find him. Our guest, Mr. Asif Faruqi, is lost. He's lost his way. So let's try and find him. जी, आसिफ फारूकी साहब. गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग. अरे गुड इवनिंग सर, क्या लग रहे हैं सर? क्या बात है. ऐसे कार्टर रोड पे 4 राउंड दौड़ते दौड़ते आप वापस आ गए. मुझे लग रहा है आसिफ फारूकी साहब, अभी प्रदीप जी जो बात कर रहे थे, जबरदस्त बात उन्होंने जो एक कही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जबरदस्त है. पता नहीं आपको क्या लगता है कि कॉर्पोरेट मीडिया जो है आज की तारीख में, मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, बड़े बड़े चैनल जो हैं, उन सबके जितने सर्वेक्षण आए हैं, जितने भी सर्वे आए हैं, कांग्रेस क्या है, सबके कांग्रेस आगे. अरे कितनी तकलीफ हुई होगी यार इन लोगों को ये बोलने में. इसका मतलब असल में जो ग्राउंड सिचुएशन है, इट इज फार बेटर. जी जी जी, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर. विच इज फैंटास्टिक, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक. और उसमें मेरी समझ में जो सबसे बड़ा उसका कारण ये है कि कांग्रेस का जो स्टेट लेवल लीडरशिप है, दैट इज स्टिल वेरी वेरी स्ट्रांग. बीजेपी की स्टेट लेवल लीडरशिप दिखती नहीं है. आप देखिए ना, भले राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना हो, हर जगह पे आपके जो स्टेट लेवल लीडर्स हैं, उफ, जबरदस्त. तो इस विषय के बारे में कुछ कहेंगे सर, आसिफ फारूकी साहब? सर, हम तो पिछले 2 साल से आपको बोलते आ रहे थे कि जो बीजेपी की लीडरशिप है, जो भी 2-4 लोग हैं, वो पब्लिक को बेवकूफ़ समझ रहे थे. और हमारा ये मानना है पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है. पब्लिक थोड़ा सा बहक जाती है. एक इन्होंने 15 लाख और ये देंगे और वो करके रहेंगे, आपके अकाउंट में आ जाएगा, और हिंदू और मुसलमान ये सब करके सारे खेल खेले. उसमें थोड़ी सी हमको तकलीफ़ हुई, और जिसका खमियाजा पब्लिक ने खुद भुगता. और जो हमारे नेता राहुल गांधी जी बार बार बोला करते थे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम सच का साथ नहीं छोड़ेंगे. हमारा जो एक मकसद है, जो तरीका है कांग्रेस पार्टी का, हम उस पर कायम रहेंगे. और वो कायम रहे, उन्होंने करके दिखाया. पब्लिक को अब पूरा ये महसूस हो गया है कि अगर उनको कोई इस आफत से निकाल सकता है, जिसमें पब्लिक खुद अपने हाथों से अपनी गर्दन उनके हाथ में दे दी है, तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है और राहुल गांधी. आसिफ फारूकी साहब, आपने जब कहा कि हिंदू मुस्लिम, अभी जिस प्रकार से कल विजयदशमी के रैली में, और जिस प्रकार से मोहन भागवत जी ने कहा कि राम मंदिर का भव्य उद्घाटन जनवरी 22 को होगा, और ये होगा ही, उसके बाद उसी समय कल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी, और बीजेपी का जो प्रोपेगेंडा मशीन चल रहा था कि राम के काम अधूरा रहकर कोई विश्राम नहीं, और 10 संकल्प जैसे बीजेपी ने एस्टेब्लिश किया. मोदी जी ने कहा कि 10 वचन है, जिसमें बहुत सरल सरल चीजें, स्वच्छता से लेके ट्रेडिंग से लेके अच्छे ट्रेडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाना, ये 10 संकल्प है. बट एजेंडा क्या क्लियर कट तय है कि जनवरी में राम मंदिर का भव्य उद्घाटन होगा और प्रॉब्ली मई में इलेक्शन होगा. तो ये क्लियर कट एक रास्ता दिखा दिया है मोहन भागवत जी ने, आरएसएस के प्रमुख ने कल कह के कि राम का काम अधूरा है, वो जनवरी 22 को कंप्लीट होगा. कैसे देखते हो? क्या बीजेपी ने ऑलरेडी एक डिसीजन तय कर दिया है कि हमको इस इलेक्शन इस प्रकार से हिंदुत्व को आगे बढ़ाकर करना है? आसिफ जी. हाँ सर, देखिए, आप कभी भी प्राइम मिनिस्टर साहब को भी ड्यू रिस्पेक्ट में बताना चाहता हूँ कि आपने बीच में सुना होगा सबका साथ सबका विकास और इस किस्म की बातें वो करते रहते थे. लेकिन जब ये फिसलने लगते हैं, जब ये देखते हैं कि इनकी सत्ता नहीं रहेगी, जब ये परेशानी देखते हैं, तो फौरन उसी एजेंडे पे आ जाते हैं. राम मंदिर और बाबरी मस्जिद और हिंदू और मुस्लिम और उसी सब चीज़ों को लेके चलते रहते हैं. हमको राम मंदिर, राम और बाबरी मस्जिद ये सब के मामले नहीं, हमको विकास चाहिए था जो कांग्रेस पार्टी लेके चल रही थी. उसको मालूम था कि यही चीज़ है जो हमारी देश को और जनता को फ़ायदा पहुंचा सकती है और आगे बढ़ सकती है, और हम उस पर कायम हैं. लेकिन ये बार बार मुद्दे को उसी तरफ लेके जाना चाहते हैं. कल भी लेके गए, आज भी लेके गए, और कल भी लेके जाएंगे, क्योंकि उनके पास कोई अपना मुद्दा है ही नहीं. लेकिन आसिफ फारूकी साहब, आपको लगता है कि जनता इस बार इस मुद्दे की तरफ उनका झुकाव होगा इस बार? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा सर.
और यही वजह है कि आपने कहा ना, बहुत से ऐसे उनके मीडिया के साथी और बड़े गोदी मीडिया जिनको आमतौर से कहते हैं, आई डोंट नो वो क्या गोदी मोदिया है, गोदी मोदिया है कि गोदी मीडिया है। सबको समझ में आ गई है ग्राउंड रियलिटीज़ जो है बिल्कुल अलग है, और उनको अगर साथ में लेके चलना होगा तो विकास के लिए ही चलना होगा, क्योंकि लोगों को घरों में बड़ी परेशानी है, उनके खाने के वो नहीं है। 2 किलो चावल और दाल देने से इस देश का विकास नहीं होने वाला है। दिल्ली के अंदर उन्होंने एक दूसरा पार्लियामेंट हाउस बना दिया, उसकी फ़ोटो वो घुमा रहे हैं, तो पब्लिक को बहुत अच्छे से पता है कि उसकी ज़रूरत नहीं थी। हाँ, आप ऐसे 4 और बना दीजिए, बहुत अच्छी बात है और हमको खुशी होगी, लेकिन इस देश को पहले क्या ज़रूरत है, पब्लिक को क्या चाहिए, हमारे वहाँ कितनी बेरोज़गारी बढ़ गई है, गरीबी बढ़ गई है, प्राइम मिनिस्टर को ये पहले देखना चाहिए। और मेरे ख्याल से ये मुद्दा उन लोग के हाथ से निकलता जा रहा है, इसीलिए बार बार जो है अब ये जनवरी फरवरी के अंदर वो मंदिर और मस्जिद के चक्कर में फिर से लग गए। आसिफ फारूकी साहब, क्योंकि आपने नए पार्लियामेंट हाउस की बात करी है, इसलिए ये कहना बहुत ज़रूरी हो गया है जी। पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं, आई डोंट नो वेदर यू नो अबाउट दिस, बट लेट मी इन्फॉर्म यू, इफ़ यू डोंट फाइन, आई एम श्योर यू मस्ट बी नोइंग। वो जो एक बहुत बड़ा म्यूरल बनाया है पार्लियामेंट हाउस में, एंट्री में एक बहुत बड़ा म्यूरल पीछे बनाया गया, बहुत खूबसूरत है। उसमें अखंड भारत का मैप है, जिसमें साहब अफगानिस्तान भी है, श्रीलंका भी है, भूटान भी है, बर्मा भी है। अब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को बहुत तकलीफ होने वाली है सर, बिकॉज वो काबुल में जो सरकार है, बांग्लादेश में जो सरकार है, और भूटान में जो सरकार है, बर्मा में सरकार है, भाई हम लोग कब हिंदुस्तान का हिस्सा बन गए ये तो बता दो। ये क्या है, मतलब मेरी सारा समझ के बात है सर। ये कागजी शेर है सर जी, और ये कागज के ऊपर जनता को, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि ये बेवकूफ समझते हैं, तो कागज के ऊपर उन्होंने वो पूरा अखंड भारत का एक मैप बना के। अरे कब था अखंड भारत ऐसा यार, ये तो बता दो। मतलब चलिए खैर कोई बात नहीं, मतलब वो जिस तरीके से पेश करना चाहते हैं, हम आप इस बात को समझते हैं, लेकिन वो ये समझाना चाहते हैं बेवकूफ जनता को, बेवकूफ समझ के कि भाई ये देखो अगला ऐसा होगा, जबकि इन रियलिटी आप देखिए तो चाइना रोजाना जो है इंडिया के अंदर घुसता चला जा रहा है। तो मेरे ख्याल से ये बड़ी सोचने वाली बात है और हम लोग को इसके ऊपर विचार करना चाहिए। ये आपने चाइना की बात करी सर, ये इसके ऊपर मैं जानना चाहता हूँ आपसे। राहुल गांधी जी हर रोज एक बार नहीं, पता कितने साल हो गए जब से वो सबसे पहला, नहीं गालवान के इंसिडेंट के भी पहले, वो जो भूटान के आगे जो है वो, तब से राइट फ्रॉम 2018-17 तब से वो राहुल गांधी जी ये सवाल पूछ रहे हैं कि यार चाइना बॉर्डर के ऊपर, साइनो इंडियन बॉर्डर के ऊपर असली स्थिति क्या है, उसके ऊपर ब्रीफिंग तो कीजिए। इनफैक्ट राहुल गांधी जी इवन वेंट टू द एक्सटेंट, प्रदीप जी सुनने वाली बात है, ही सेड डोंट डू इट इन पब्लिक। अगर देयर आर सम सिक्योरिटी इश्यूज इन्वॉल्व्ड, call a select committee of members of parliament and brief them that this is the real situation because they deserve to know. All of them have security clearance. तो वो भी नहीं कर रहे हैं। ये तो पहली बार ऐसा हुआ है, क्योंकि अभी तक during the time of Dr. Manmohan Singh, the leader of the opposition and everybody else used to be called for security briefings. सर वो security briefings आजकल बंद हो चुकी हैं। आसिफ फारूकी साहब, ये क्या हो रहा है? सर सिर्फ बॉर्डर की बात नहीं है, राहुल जी ने जिनको जितने सवाल किए इनके पास कोई उसका जवाब नहीं है सर। तो मुझको तो ये लगता है कि राहुल जी को ये बार बार जो है इतने सवाल करने के बावजूद, और बहुत सीरियस सवाल है वो, और पब्लिक को ये बातें समझ में आने लगी हैं, इसीलिए कांग्रेस की जो इतनी छवि अच्छी हो रही है और उनको ये बातें समझ में आ रही हैं। जैसे आपने कहा कि जितने सर्वे आ रहे हैं उसमें ये पूरा दिखाया जा रहा है कि कांग्रेस की बहुत स्ट्रांग पोजीशन बन के आ रही है। खुद जो बीजेपी के और उनके दूसरे साथियों की पार्टी के जो लोग हैं उनके मीडिया वाले भी ये बोलने लगे हैं कि ग्राउंड रियलिटीज़ जो है बहुत इस वक्त कांग्रेस के फेवर में है। तो उसकी वजह सिर्फ ये है कि राहुल जी के जो स्टेटमेंट्स हैं वो सच्चाई पे मुबनी है। वो सच्चाई बात जो देश के लिए अच्छी और बेहतर हो सकती है, और जो चीज़ें ख़राब हो रही हैं उसको सामने लाके उनको क्वेश्चन करते हैं, लेकिन इनके पास उसका कोई जवाब नहीं है सिवाय इसके
कि वो अपने राम मंदिर और हिंदू मुस्लिम दुश्मनी इन सब चीज़ों पे बात करते हैं। लेकिन आसिफ फारूकी साहब, जैसे अभी भी हमारे साथ गणेश खानकर जी थे बीजेपी के, मैंने उनसे पूछा कि भाई आज जो लिस्ट अरे सर, उनकी क्या बात करते हैं, वो कांग्रेस पार्टी के, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, प्लीज गो अहेड। मैंने थोड़ा सा सुना उनका, उन्होंने हर एक आदमी जो सीरियस है वो कहा कि अरे सर उसको आप कहाँ सुनते हैं। कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट है वो, खड़गे जी जो है, हमारे माननीय खड़गे जी, उनके बारे में बोलते रहे उनको सीरियस मत लीजिए। यानी सिर्फ मोदी जी को सुनिए। सर मैं कोई भी ऐसा वर्ड नहीं बोलना चाहता, मोदी जी इस देश के प्राइम मिनिस्टर हैं और अच्छे लीडर हैं। अगर अच्छे लीडर नहीं होते तो 2014 के अंदर वो इस तरीके से नहीं आ पाते। उनके अंदर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं काबिलियत ज़रूर है, उनको हम बहुत सीरियसली सुनते हैं। राहुल जी भी उनको सुनते हैं, इसीलिए वो सवाल जवाब कर पाते हैं सही, जो गलत बातें हैं उसमें उसकी सही बातों को निकालते हैं। ये तो जिससे भी बात है उसके बारे में बोलेंगे सर उसको सीरियस मत लीजिए। मैंने देखे नंबियार साहब को, उन्होंने कहा अरे कहाँ आप उनको सीरियस लेने लगे। आपके लिए अच्छा है अगर बीजेपी की सोच ऐसी। प्रदीप जी, सवाल मेरा पूरा होने दीजिए। आपके लिए बहुत अच्छा है सर अगर बीजेपी ऐसा सोच रही है, बाकी बीजेपी भी, कि कांग्रेस को अभी तक सीरियसली नहीं लिया एंड सडनली आउट ऑफ द ब्लू दे विल फाइंड गॉड नोज व्हाट्स गोना हैपन। सर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी सारी उम्र जो है, बचपन से लेकर के जब तक वो बीजेपी में नहीं गए वो कांग्रेस में थे, उनके जो साथी हैं कुछ बीजेपी में चले गए। आज की तारीख में आज जो मध्य प्रदेश की जो लिस्ट आई है उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया और के जो जितने लॉयलिस्ट हैं सबको टिकट मिल गई। वहां से जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जिन लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी बिता दी काम करते करते, वो कह रहे हैं कि यार हमारा क्या, ये तो बाहर से लोग आए हुए हैं, इनको आपने उठा के मतलब रेवड़ी की तरह बांट दिया आपने टिकटें। आपको क्या खबर मिल रही है ये बताएं सर, कि बीजेपी के अंदर रिजेंटमेंट है कि नहीं? सर हमको तो दोनों तरफ से खबर मिल रही है, और खबर ये भी थी कि अगर ये सिंधिया साहब के लोगों को टिकट नहीं देते तो ये पूरी टीम दूसरी तरफ चले जाती, भले कांग्रेस से टिकट मिलता ना मिलता, बीजेपी से तो चले जाते। तो वैसे ही उन लोगों का हाल खराब था, उनके खुद के लोग, आज मैंने खुद टीवी के ऊपर देखा, आपस में खूब लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, एक दूसरे को ऊपर मारपीट तक का आ रहा है। तो इस किस्म के अगर वो लोग नहीं लेते तो इससे भी हाथ धो बैठते सर। आसिफ जी, उन्होंने टिकट दे दिया। आसिफ जी, मोदी जी का टोटल कंसंट्रेशन, द बिग थ्री, मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा जी, फुल कंसंट्रेशन है 2024 इलेक्शंस। ये क्लियर कट उनके जो एक्शंस है उससे क्लियर कट मालूम पड़ रहा है। और उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूपी 100%, यूपी को जितना हो सके 80 सीट में से 100% का उन लोग नारा चल रहा है यूपी में। महाराष्ट्र में 48 में से 40-45 का टारगेट सबको दिया है, तीनों जो ट्रिपल इंजन सरकार है। तो बड़े बड़े स्टेट्स में उन्होंने क्या टारगेट सेट कर दिया है। 100% यूपी मिलने के लिए जिस प्रकार से आज हमने देखा कि बहुत सारे इलीगल मदरसा में जो यूपी में, उत्तर प्रदेश में, बिकॉज आप थोड़ा जानकारी रखते हो जो उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है। उत्तर प्रदेश में करीबन 25,000 मदरसा है, उनका कहना है कि 16,500 रिकॉग्नाइज है, बाकी रिकॉग्नाइज नहीं है, और सबको नोटिस पे नोटिस दिए जा रहे हैं सरकार एजुकेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से कि आपका फंडिंग कहां से हो रहा है, कहां से। तो क्या ये एक डर का माहौल वहां पर बनाकर 100% हासिल करना चाहता है? आप कैसे इस चीज को देखते हो? क्या इलीगल मदरसा इतना बड़ा एक मुद्दा है कि जिस प्रकार से सरकार का स्टेट गवर्नमेंट एक्शन पे एक्शन लिए जा रहा है वहां पर, आपको क्या वहां से फीडबैक मिला है? मैं आपको एक करेक्शन यहाँ कर दूं प्लीज। आप इलीगल मदरसा मत बोलिए। ये राइट टू एजुकेशन मेरे ख्याल से ये गवर्नमेंट का काम है कि हिंदुस्तान के हर नागरिक को वो एजुकेशन का कहीं ना कहीं सपोर्ट और उनका वो मुहैया करे, ताकि वो हर बच्चा पढ़ ले कहीं ना कहीं से। और ये गवर्नमेंट की नाअहली है, उनकी कमी है जो ये मदरसे पूरी करते हैं। और उन मदरसों को चूँकि उनकी फंडिंग गवर्नमेंट नहीं कर पाती है अपने पास से, उनके पास उतने ज़राए नहीं है, उनके पास उतने फंड्स नहीं है, तो ये मदरसे जो मुसलमानों के ज़कात, खैरात या निकाले हुए पैसों से ये चलते हैं। अब वो एक बड़ी स्टोरी है, उसको 2 मिनट में बयान नहीं किया जा सकता, और इसलिए आप उनको इलीगल मत कहिए। क्योंकि एक बच्चे का अगर साल, 2 साल, 4 साल पढ़ाई अगर रुक गई
तो मेरे ख्याल से वो पूरी जनरेशन जाहिल रह जाएगी। तो हमको तो बहुत थैंकफुल रहना चाहिए। ये जो छोटे छोटे बालवाड़ी मदरसे या जो लोकल प्राइवेट जो लोग बेचारे पढ़ा रहे हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं पूरे इस देश के एक एक वासियों को। तो उनको प्लीज आप इलीगल मत बोलिए, इलीगल होंगे बीजेपी और गवर्नमेंट की नजर में, बल्कि उनको रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए। हाँ, रिकॉग्नाइज और अनरिकॉग्नाइज बोल सकते हैं। लेकिन प्रदीप जी, you forgot one major thing। एक बहुत मेजर चीज आप भूल गए बताना। जो नोटिस आया है मदरसों को, ये आया है कि अगर आप फिर भी चलाना चाहते हैं तो आपको हर रोज का 10,000 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। हर रोज का इस 10,000 रुपीज अ डे। बिल्कुल बिल्कुल आसिफ फारूकी साहब, यस यस यस। ये क्या है यार? ये तो सर क्या है कि ये बीजेपी वाले आगे वही हिंदू मुस्लिम करके मुसलमान, उनको मालूम है कि मुसलमान जो है उनको वोट नहीं देने वाला है, दैट इज वेरी क्लियर। और इस किस्म की परेशानी में वो डाल के पोलराइजेशन कराना चाहते हैं ताकि मुसलमान सड़क पे आए, उनके अगेंस्ट में बात करें, तो वो हमारे दूसरे हिंदू भाइयों को कहे देखो ये तुमसे चिढ़ते हैं इसलिए तुम एक राय हो जाओ, वरना तुम बचोगे नहीं और ये हिंदुस्तान तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा, ये अफगानिस्तान हो जाएगा, ये हो जाएगा। इस किस्म की बातों से ही उन्होंने आज तक सत्ता हासिल की है और उसी पे वो कायम है और उसी पे आगे चाहते हैं सर। इनके पास कोई और मुद्दा बचा हुआ नहीं है। वरना मदरसे तो इनको थैंकफुल होना चाहिए और मदरसों को शुक्रिया अदा करना चाहिए। जो काम गवर्नमेंट का है वो मदरसे वाले करके दे रहे हैं। यू नो आसिफ जी, आप एजुकेशन फील्ड से हो, आप एजुकेशन फील्ड के बैकग्राउंड है, आप बहुत बड़े प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स के मैनेजमेंट बोर्ड में भी हो, तो ट्रस्ट में हो। तो ये जो यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन, ये यूपी ये सरकार क्या है? दिस इज गवर्नमेंट सरकार का बोर्ड है जो मदरसास को रिकॉग्नाइज करते हैं। तो ये जो एक्ट ऑफ ओमिशन हुआ कैसे? आपको क्या लग रहा है कि एक्ट ऑफ ओमिशन क्यों होता है? बिकॉज सरकार का भी जैसे आपने काम कर रहा है कि आपने कहा कि दे आर डूइंग ग्रेट सर्विस टू द सोसाइटी। जहां सरकार पहुंच नहीं पा रहा है वहां खुद पहुंचकर मदरसा खुलकर एजुकेशन दे रहे हैं। तो सरकार की तरफ से खामियां रहे कि वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हर जिले में, हर तालुका में, हर वार्ड में कि क्या है और आपका तकलीफ क्या है, आपको क्या फैसिलिटीज चाहिए और सरकार क्या उसको उपलब्ध। तो ये ब्रिज बनना जरूरी था आसिफ जी। आई एम सॉरी, आवाज नहीं आई आपकी बात। नहीं, ये जो यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन है जो नोटिस इशू कर रहे हैं अभी, तो आपको लगता है आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हो, यू आर सेइंग दैट दे आर डूइंग अ ग्रेट सर्विस टू द सोसाइटी वेयर द गवर्नमेंट पहुंच नहीं पा रहे हैं, मदरसे अपने आप पैसा इकट्ठा करके लोगों बच्चों को सिखा रहा है। तो आपको ऐसा लगता है कि सरकार को खुद ब्रिज बनकर इनके तरफ पहुंचना चाहिए और इनको इंक्लूड करना चाहिए अपने पूरे जो मदरसा एजुकेशन, यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन में उनको एनलिस्ट करना चाहिए रादर देन फाइनिंग 10,000 रुपया फाइन मारना और उसको अंडर। तो ये ब्रिज किस प्रकार से बन सकता है? बिकॉज आप इस फील्ड से हो, एजुकेशन फील्ड से हो, तो ये दरार, ये ब्रिज उन लोगों का जो बोलना है जो सरकार का, और उसमें वही एक पॉइंट है कि ये रिलीजियस एजुकेशन देते हैं इसलिए इन मदरसों को वो इलीगल बोलते हैं, जो आपने वो कहा था। और हमारा ये मानना है कि 90% आज के मदरसे आप जाके देख लीजिए वो दुनियावी तालीम करते हैं। डेफिनेटली हम विदाउट एनी कास्ट क्रीड वहाँ पे पढ़ाई करते हैं, लेकिन 90% जो वहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे आते हैं वो मुस्लिम बच्चे आते हैं और उनकी एक उर्दू में है किरदार साजी, यानी वो एक अच्छे नागरिक यहाँ के बने। और हमको ये हर मुसलमान को ये ईमान है कि वो कुरान और हदीस की रोशनी में एक अच्छा इंसान बन सकता है, इसलिए वो कुरान का एक चैप्टर एक वो पीरियड पढ़ाते हैं। उसकी वजह से उसको उन्होंने एक स्टैंप लगा दिया है कि ये मदरसे रिलीजियस एजुकेशन करते हैं इसलिए इनकी हम मान्यता नहीं देंगे। लेकिन ये प्रॉब्लम है। लेकिन आसिफ साहब अभी मुझे जो देखा जाए तो सॉल्व हो सकता है। लेकिन जो पहले इनकी टर्म थी, योगी आदित्यनाथ जी की जो पहली टर्म थी एज चीफ मिनिस्टर, मुझे अभी तक याद है इन्होंने कहा था कि हम इतने ग्रांट दे रहे हैं सारे मदरसों को, इतने ज़्यादा हम लोग उनको पर्सनल कंप्यूटर्स दे रहे हैं, न जाने और क्या क्या दे रहे हैं, एज लॉन्ग एज दे फॉलो अ पर्टिकुलर करिकुलम, कि आप वहाँ पे मैथमेटिक्स साइंस वगैरह ये सब पढ़ाएं
तो उसका क्या हुआ है? आई वांट टू नो बिकॉज आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू इट. सर यू देखिए, वुड बी नोइंग. कोई भी चीज पढ़ाने और उसके लिए टीचर्स की जरूरत होती है, जी. उन टीचर्स के खर्चों की जरूरत होती है। तो ये पूरा नया सिस्टम जो है एक किसी इंडिविजुअल के हाथ में नहीं है। जो मदरसा जिसने चालू किया वो बेचारे की जो कैपेसिटी है, जिस तरीके से वो पढ़ा सकता है वो पढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जिसको आप मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि वो करिकुलम फॉलो हो तो उसको वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया करना चाहिए या वो ग्रांट देना चाहिए। सिर्फ ऑर्डर दे के कि आप ये पढ़ाइए, ये ऑर्डर से काम नहीं होने वाला है। क्योंकि अगर इंग्लिश का टीचर मैं लाऊंगा तो सर इंग्लिश का टीचर मुझको 25,000 30,000 से कम में नहीं मिलेगा, लेकिन उर्दू का टीचर मुझको 3,000 4,000 में भी मिलता है। तो उसकी मजबूरी होती है कि वो इंग्लिश टीचर को फीस नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो पर्सनल लेवल पे कहीं से जमा करके आप और हमारे जैसे लोगों से जमा करके वो पूरा सिस्टम चलाता है। तो गवर्नमेंट अगर चाहती है कि वो कैरिकुलम फॉलो हो तो उसको एक बजट मुहैया करना चाहिए और उस या तो टीचर वो प्रोवाइड करे और वो करिकुलम फॉलो होगा। और तो अगर ये मदरसे बैन हो गए सर तो बच्चे कहाँ जाएंगे? क्या करेंगे बच्चे को? क्योंकि मतलब लाखों की तादाद में होंगे बच्चे. लाखों सर, मेरे ख्याल से थाउजेंड्स ऑफ लैक्स हो जाएंगे, करोड़ में आ जाएंगे बच्चों को अगर आप देखें तो। क्योंकि इंटीरियर्स में आप यूपी और बिहार और नॉर्थ साइड में जाएंगे तो इन मदरसों ने बहुत अच्छा काम किया है सर, जिसकी वजह से आज हम थोड़े बहुत पढ़े लिखे जो बच्चे नजर आ रहे हैं, वरना ये सड़कों पे गंदे काम करते हुए बच्चे नजर आएंगे और ये जाहिल रह जाएंगे अगर इनकी वो 2-4 साल की एज निकल जाएगी जो पढ़ने वाली है। तो कहने का मतलब ये हुआ आसिफ फारूकी साहब, दिस रियली इज द लास्ट क्वेश्चन विद रिगार्ड टू द मदरसास. तो मदरसे के ऊपर जो अभी कटाक्ष कसा जा रहा है और जो हमला हो रहा है, इट इज एसेंशियली टू शो हाउ एंटी मुस्लिम यू कैन बी. ये आप कहना चाह रहे हैं कि मुस्लिम विरोधी आप जितना बन सकते हैं उससे शायद हिंदू कंसोलिडेशन होगा और हिंदू वोट आपको मिलेगा? देखिए सर, मदरसे वाले तो पहले उनका हुलिया सीधा रहता है। वो इंग्लिश भी अगर जानता है, आप जाके ये सर्वे कर लीजिए, ये हमारा अपना पर्सनल सर्वे है। वो कुर्ता पजामा और दाढ़ी पहनता है। आप सर सैयद अहमद खां को देख लीजिए, दुनिया के कई प्राइम मिनिस्टर वहां से निकले हैं एएमयू से, लेकिन अगर उनकी आप शक्ल देख लें तो बहुत से ये बीजेपी और आरएसएस लोगों को बुखार आ जाएगा कि इस आदमी ने ये ऐसा किया। तो एक अच्छा मुसलमान की जो शक्ल है वो उसी टाइप से होती है। आई एम नॉट सेइंग कि हम लोग वैसे नहीं रहते हैं। तो उनको बहुत खौफ हो जाता है और उनको बहुत आसानी से ये डिवाइड कर देते हैं कि देखो ये मुसलमान जो है तुमको कट्टरवादी है। हम कोई कट्टरवादी नहीं है सर। हाँ, अगर ये लोग हमको ग्रांट दे और एक तरीके से स्कूल, तो हमने सर्वे किया हुआ है, हर मदरसे वाला इंग्लिश और दुनियावी तालीम को बहुत अच्छे से करिकुलम फॉलो करके उन बच्चों को पढ़ाना चाहता है। आसिफ जी, इंटरनेशनल रिलेशंस में जिस प्रकार से कांग्रेस का स्टैंड था हमास के बारे में, कांग्रेस का स्टैंड था पैलेस्टाइन के बारे में, कांग्रेस स्टैंड ऑन इजराइल। नाउ सऊदी प्रिंस कल ही हाल ही में 2 दिन पहले उन्होंने कहा कि हमास शुड नॉट हैव टेकन द वायलेंट एक्ट, और उन्होंने इंडिया का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बोले कि जस्ट नॉन वायलेंट तरीके से इंडिया ने फाइट करके पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को हटा दिया यहां से। देयर वाज अ नॉन वायलेंट, महात्मा गांधी के एक सिद्धांत को प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया ने हाईलाइट करके, लेकिन दिस वाज द राइट पाथ, बट दिस वाज द राइट पाथ एंड हमास कैन नॉट कम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ इस्लाम आफ्टर कमिटिंग वायलेंट एक्ट्स अगेंस्ट चिल्ड्रन, वुमन एंड जो आर्म सिविलियंस है। तो मैसेज क्लियर था कि ये भी गलत है और वो भी गलत है, और इजराइल आज के तारीख में जो अनाम पैलेस्टीन्स पे हमला करे वो भी गलत है। तो विल दिस इज ऑल्सो कांग्रेस स्टैंड ऑलवेज हैज बीन, बिकॉज बीच में एक प्रकार का मिसगाइडेंस चल रहा था जब कांग्रेस ने पैलेस्टाइन कॉज को सपोर्ट कर दिया, आफ्टर दैट नरेंद्र मोदी साहब ने भी सपोर्ट कर दिया। तो ये मिसकंसेप्शन अभी दूर होगा कि वायलेंस इज नॉट अ पार्ट ऑफ इस्लाम। फारूकी साहब। जी सर, देखिए कोई भी वायलेंस किसी के भी अगेंस्ट हो वो गलत है, और इंडिया ने इसको आज से नहीं सेंचुरी से प्रूव करके बताया है उसकी गांधी जी की शक्ल में, क्योंकि हम फॉलोअर्स रहे हैं। लेकिन जब कोई आज़ादी हासिल की जाती है सर, तो उसमें क्या ग्राउंड के ऊपर क्या रियलिटीज़ है और किस तरीके से वो आएगी,
ये कोई बता नहीं सकता है। आप अगर इंडिया की आज़ादी देखें, मैंने भी वो स्टेटमेंट सुना, एंड वी आर वेरी प्राउड कि हमको आज़ादी गांधी जी के उसूलों पे मिली और हम उसको फॉलो करने वाले लोग हैं। और आज तक उस किस्म की कोई मिसाल पूरे दुनिया के अंदर कोई दूसरा शख्स नहीं दे पाया, और हम लोग उसके बेनिफिशरीज हैं। लेकिन अगर आप उसी आज़ादी में देखें तो सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग भी उसमें शामिल थे, उनको भी हमको मानना चाहिए कि उनका भी हक था, और ये बीजेपी वाले भी उसको एक्सेप्ट करते हैं इत्तेफाक से, और उनके भी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उस किस्म से भी, और उसका फ़ायदा हमको आज़ादी मिलने में मिला, हम उसको नकार नहीं सकते। लेकिन किसी भी वायलेंस को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ये मैसेज कल भी कांग्रेस ने दिया था, आज भी दिया और कल भी देगी। और आपको अगर देखें तो सबसे पहले CWC ने रेजोल्यूशन पास किया इस वक्त कि हम पैलेस्टाइन के साथ में हैं, लेकिन हम वायलेंस को पसंद नहीं करते हैं। जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंड कुछ और था। उसके 2 रोज के बाद मैंने देखा गवर्नमेंट का ऑफ इंडिया का स्टैंड बिल्कुल चेंज हो गया, आप सब ने देखा। तो क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा उसके अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन है सर, और कांग्रेस उसको लेके चल रही है। सर ये तो वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग आई डोंट रियली नो व्हाई पीपल आर इवन सरप्राइज्ड अबाउट इट। सर 1948 से लेकर के आज तक भारत का और भारत सरकार का स्टैंड बिल्कुल कंसिस्टेंट रहा है कि जो भी काम कीजिएगा एक दूसरे से हाथ मिला के कीजिएगा, अक्रॉस द टेबल बैठ के कीजिएगा, पीसफुली कीजिएगा, एंड पैलेस्टाइन डिजर्व्स इट्स ओन स्टेट। सीधी सादी बात है, फिलिस्तीनियों को अपना देश मिलना चाहिए, ये भारत का स्टैंड रहा है पहले दिन से। लेकिन हामस ने जो किया वो एक आतंकवादी संगठन है और हमेशा आतंकवाद के खिलाफ हम लोग रहे हैं, विच इज़ बिन एब्सोल्युटली बिल्कुल कंसिस्टेंट स्टैंड रहा है। और जो आपने गांधी जी की बात करी, वास्तविकता में गांधी जी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड रहा है क्या नहीं रहा है, उसके ऊपर तो क्या क्या बताएंगे सर कि विदेश में जाकर के तो गांधी जी की कुछ बहुत बताइए तारीफ बस सर, सिर्फ इतना बोल दीजिए कि हम लोग को शर्म आती है उनके स्टैंड पे। मेरा सर झुक जाता है शर्म से। जी, मेरा सिर्फ ये कहना है कि आज की तारीख में गोडसे के ऊपर फिल्में बन रही हैं और पता नहीं क्या कुछ बन रहा है। मतलब मैं कि अजीब व गरीब मसला है कि किसी शख्स ने एक बूढ़े आदमी को बेचारे को, मतलब अगर आप देखें गांधी जी नहीं मान लीजिए गांधी जी नहीं है, एक अधेड़ उम्र का आदमी बेचारा निहत्ता आदमी, उसको आपने 3 गोलियां मार दी, तो क्या मतलब मेरी समझ के बाहर है। इसकी तारीफ कौन कर सकता है, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। लेकिन आसिफ फारूकी साहब चलते चलते ये बताएं, राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार, और राहुल गांधी जी के आसपास जो भी एक स्ट्रेटेजिक थिंक टैंक है आपका, जो आज की तारीख में आप लोगों की रणनीति तय कर रहा है, उन्होंने बड़े सालों के बाद देखा है कि बहुत क्लेवरली, बहुत अकल से आपने वर्कआउट किया है कि लोगों को असल में क्या चाहिए, कि लोगों की जो व्यक्तिगत समस्याएं हैं उनका समाधान कैसे हो। वो आज की तारीख में सिर्फ कांग्रेस बात कर रही है सर, उस नेशनल लेवल पे। तो आई होप दिस कंटिन्यूज, मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि यह देखा गया है कि जब कांग्रेस, आप खुद कांग्रेसी हैं सर और आप खुद इसके विक्टिम रहे हैं, जब कांग्रेस हुकूमत में आ जाती है तो कांग्रेस का अहंकार बढ़ जाता है और वो छोटे वर्कर्स के बारे में, बाकी सब लोगों के बारे में भूल जाती है। आज क्योंकि कांग्रेस एक बार फिर हुकूमत में आना चाहती है, इसलिए वापस आप गांधी जी के मार्ग पर गए हैं। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो बताएं आसिफ फारूकी साहब। नहीं सर, ये सारा मुद्दा जो है, आप अगर देखें पिछले 10 साल से कम 10 साल का एहसास कीजिए, राहुल जी को इन लोगों ने हर तरीके से हर बातें कही, लेकिन राहुल जी का कहीं पे भी पैर डगमगाया नहीं। उन्होंने जो चीज़ ठान ली, जो चीज़ सोच ली, वो वक्त के साथ सच साबित हुई। पद यात्रा पे निकले, उन्होंने मेरी और आपकी बात पे जो ध्यान दिया, लेकिन पद यात्रा पे निकलने के बाद वो एक एक जनता के बीच में जाके वो मिले। और आज भी अगर आप देखेंगे, कुली के पास जा रहे हैं, एक खोचे वाले के पास जा रहे हैं, आम आदमी से मिल रहे हैं और उनसे गले मिल के उनकी बातों को सुन के वो जो परसेप्शन उनको हासिल हुआ है कि जो वो काम कर रहे हैं वो सही काम कर रहे हैं, जो जनता को चाहिए। और कोई एसी वाली ऑफिस में बैठ के वो सिर्फ
पेपर के ऊपर अखंड भारत का एक मैप बना के कि ये मेरा देश है, ऐसा उन्होंने नहीं किया है। उन्होंने खुद खून पसीना जो है सर से लेके जो पसीना पैर तक करवा के फिर ये एक एम बनाया और एक रिजल्ट लेके आ रहे हैं, और जिसका इंशाअल्लाह अगले आने वाले महीनों में आप देखेंगे ये 4 स्टेट सर एक ही महीने की बात है, 3 दिसंबर को तो रिजल्ट है सर, एक महीने की और बात है, सब आ जाएगा सामने, ऐसी क्या बात। बिल्कुल समझ में आ जाएगा सर जी आसिफ फारूकी साहब, ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू एंड यू आर लुकिंग रियली फ्रेश एंड नाइस। एकदम 4 किलोमीटर दौड़ के आया कार्टर रोड से, लग रहा है। थैंक यू सर, looking really good, looking really fit Thank and you. fine, Thank you. just like All the the Congress party. Thank you very much, sir. थैंक यू, टेक केयर। Namaskar, sir. Mr. Asif Faruqi of the Congress Party, being as usual, how shall I put it, somewhat balanced and very candid. very candid. I mean, and the good thing about it, and he explained the madrasas, the role of the madrasas, and what they are, you know. अरे प्रदीप जी, propagating. जब देखिए साहब, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, या तो आप करिए जो अरविंद केजरीवाल ने किया, ठीक है, दिल्ली में पंजाब में जो भगवंत मान जी कर रहे हैं, Exactly. सीधी सादी बात है, हर एक को आप जाकर के आप वास्तविकता में स्कूल दें, बढ़िया स्कूल दें, स्कूल में सुधारीकरण करें, सब कुछ करें। नहीं तो जहां पर थोड़ी बहुत तालीम मिल रही है, जहां पर थोड़ी बहुत टीचिंग मिल रही है, बच्चे वहीं जाएंगे ना, सीधी सादी बात है। अरे पढ़ना तो है। अगर सरकार बच्चों को पढ़ाई नहीं दे सकती तो उन लोगों की मदद करो जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। Fundamental duty of the country, of the state, and of very the frankly state, of the speaking, nation. Pradeep ji, and very frankly speaking, all the major parties have failed at this except the Aam Aadmi Party. Let's be very clear. On that, I have no doubt at all. You look at the transformation of schools, of course, Mr. Manish Sisodia gets the credit for it, but under the leadership of Arvind Kejriwal, and it's fantastic. I don't know why they don't follow that model. I don't know why they just don't consult they are all part of the India Alliance now. उनसे बातचीत करें कि यार क्या क्या हमें करना बताइए. I hope they do. I really hope to God they do. Or else the Aam Aadmi Party gains enough traction all over the country that they are actually able to implement the Kejriwal model everywhere. And